बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कैपेसिटर पढ़ रहे थे और हमने हेडिंग डाला था इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फुली इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के गैप में होल वॉल्यूम के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने जा रहे हैं और फिर हम उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर एयर में फील्ड ई नॉट है और उसके रास्ते में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होगा वो ई नॉट बाई के होगा, राइट। ये हम बात कर चुके हैं कल। तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मान लो हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो पैरेलल प्लेट हैं, बीच का गैप d है और प्लेट एरिया a है। हमने यहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसर्ट करा है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक स्लैब होल वॉल्यूम के अंदर ऐसे हमने इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। हमको अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है। तो समझिए ज़रा तरीका क्या था। अगर यहाँ पे चार्ज प्लस का क्यू था, इनर सरफेस पे होता था प्लस क्यू, और बताओ इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर माइनस क्यू था, इनर सरफेस पे चार्ज ऐसे। तो बताओ डाइलेक्ट्रिक की ये जो सरफेस है जिस माइनस क्यू के सामने, इस पे चार्ज प्लस इंड्यूस्ड होता था और यहाँ पे माइनस इंड्यूस्ड होता था, और ये प्लस से माइनस एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप करता था। तब बताओ यहाँ जो नेट फील्ड आती थी ई नेट, बताइए वो एक्सटर्नल फील्ड जो एयर में होती थी उसका 1/k होती थी, ये नेट फील्ड बचती थी। तो अगर हम बताओ कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का तरीका चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ बेटा, हम यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये प्लेट नंबर 1 और ये प्लेट नंबर 2, तो 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के है। देखिए एयर में फील्ड ई नॉट थी और डाइलेक्ट्रिक ने प्लस से माइनस एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप करी और नेट फील्ड बची ई नॉट बाई के। तो बताओ जो V1 माइनस V2 होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई के इंटू डी। अच्छा, ई नॉट एयर वाली फील्ड Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। अब ये हमसे आप नहीं कर सकते सवाल कि ई नॉट की वैल्यू ये कहाँ से आ गई, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कल बातचीत हो चुकी है, राइट। तो ध्यान दीजिए ज़रा, अगर हम बात करें यहाँ से इस वैल्यू को ज़रा यहाँ रखो तो कैपेसिटेंस, इस वैल्यू को ज़रा यहाँ रखो, Q से Q कट गया तो बताओ ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो आपने क्या देखा कि अगर हमने किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में होल वॉल्यूम के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो उसकी कैपेसिटेंस एयर में होती थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अब बताओ नई कैपेसिटेंस हो गई ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। कितने टाइम्स? के टाइम्स, राइट। तो आप दिमाग में रखेंगे कैपेसिटेंस becomes k times if dielectric is inserted in whole volume, पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दें तो जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? k टाइम्स। तो हम कहेंगे हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बिकम्स k टाइम्स इफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन होल वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम के अंदर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें तो कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब इसी में केस 2 लिखिए, केस 2 लिखिए, पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये हमारा केस 1 था, ये हमारा केस 1 था। अब केस 2 देखिए। केस 1 में बेटा हमने होल वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा
अब हम केस 2 में पार्शियली इंसर्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, तो अगर हम बात करें पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पार्शियली इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब हम लोग होल वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने नहीं जा रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है A इंटू डी वॉल्यूम है उसमें पार्शियली फिलअप करने जा रहे हैं और फिर देखना चाहते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा। तो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये। अब हम प्लेट को ऐसे दिखा देना, ठीक है। हमने बीच के गैप में यहाँ पर एक T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मतलब इस प्लेट पर इनर सरफेस पे चार्ज प्लस Q, इस प्लेट पर इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q। अब देखो आगे चल के हम बार बार ये भी नहीं बोलेंगे कि ये चार्ज इनर सरफेस पे, ये बात कई बार हम बता चुके हैं कि प्लेट पर कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज हम लोग प्लस Q माइनस Q बोलते हैं वो प्लेट की इनर सरफेस पे होता है, राइट। तो ध्यान से देखना, यहाँ बताओ क्या है, यहाँ एयर है, यहाँ पर भी क्या है, एयर, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, और बताओ ये थिकनेस है T, ये पूरा गैप हमारा D है। तो देखो हमको क्या क्या गिवन है, हमें प्लेट एरिया गिवन है, प्लेट एरिया गिवन है, और ये थिकनेस T गिवन है, और D हमको दोनों प्लेट के बीच का गैप, ये सब गिवन है। तो हमारा आंसर भी इन्हीं के टर्म्स में आएगा। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ एयर है, यहाँ पे जो फील्ड होगी बताओ वो E नॉट होगी, यहाँ बताओ डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ फील्ड E नॉट बाई के होगी। अब आप हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि इसके अंदर फील्ड E नॉट बाई के कहाँ से आई। हमने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक अपनी सरफेस पर चार्ज इंड्यूस करेगा और इंड्यूस चार्ज की वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट एंटी फील्ड डेवलप करेगा और नेट फील्ड को पहले से कुछ कम करेगा, ये कल हमने बताया था। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड बचेगी वो E नॉट बाई के बचेगी। अच्छा यहाँ फील्ड देखो, या फिर E नॉट हो जाएगी बेटा। तो हम देखो क्या करने जा रहे हैं, हमारा सवाल क्या है, अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बताओ इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं प्लेट नंबर 1, इसे प्लेट नंबर 2। तो 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो ध्यान दो, ये वाला गैप हमको पता नहीं है, हमने x1 मान लिया है, ये वाला गैप हमने x2 मान लिया है, ये माना है हमने। तो बताओ v1 माइनस v2 में यहाँ से लिख रहा हूँ, ये बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो यहाँ ही पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो बताओ ये क्या होगा, E नॉट इंटू x1, फिर बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई के इंटू टी प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट इंटू x2। तो ये बताओ 1 से 2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E नॉट कॉमन लिया x1 प्लस x2 और प्लस t बाई के। देख लो भाई, अब तुमको सर मुझे x1 x2 तो पता ही नहीं है, तो इतना तो पता है x1 x2 का सम d माइनस टी होगा। बताओ ये पूरा d है, उसमें से t घटा दें तो x1 प्लस x2 बच जाएगा। तो मैं देखो लिखने चला v1 माइनस v2 बराबर E नॉट, ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैल्यू यहाँ रख दूँ। अच्छा E नॉट की भी वैल्यू रख दें, चलो E नॉट बताओ क्या था। E नॉट वो फील्ड है जो एयर में है, देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पर भी एयर है। तो एयर में जो फील्ड होगी बताओ वो होगी, यहाँ टेस्ट चार्ज रखो तो ये प्लस क्यू रिपेल और ये माइनस क्यू अट्रैक्ट, तो यहाँ फील्ड होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
राइट। अब देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो C बराबर Q देखो कट गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, राइट। केस 3 लिखें, इफ मोर देन वन स्लैब आर पार्शियली इंसर्टेड। अब हम केस 3 करने जा रहे हैं। अब हम लोग पार्शियली इंसर्टेड एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखें, इफ मोर देन वन स्लैब आर पार्शियली इंसर्टेड। समझे मतलब, पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स, बिटवीन द गैप ऑफ प्लेट्स। तो मान लो हम आपसे कहें हमारा क्वेश्चन ये है, ये प्लेट नंबर 1, तो ये चलो 1 पॉइंट, और ये प्लेट नंबर 2, ये हमारा 2 पॉइंट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में हमने ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसर्ट किया। ये T1 थिकनेस, ये T2 थिकनेस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। यहाँ बीच में बेटा एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और ये पूरा गैप हमको दिया गया D, पूरा गैप D दिया गया। तो बताओ जरा, यहाँ पे अगर फील्ड E0 होगी, यहाँ देखो चार्ज प्लस Q, इस पे चार्ज माइनस Q इनर सरफेस पे, और ये चार्ज पूरे एरिया में फैला होगा। तो अब हम आगे चल के प्लेट को सिंपल ऐसे लाइन से दिखाने लगेंगे, वर्टिकल लाइन से। बात सही भी है, अगर आप सामने से देखेंगे, ऐसे सामने से देखिए, तो आपको ये प्लेट नज़र नहीं आएगी, आपको एक लाइन नज़र आएगी। तो हम लोग इसका फ्रंट व्यू दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा समझिए, मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो C बराबर गिवन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा तरीका होगा। तो मैं तुमसे कहूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो यहाँ फील्ड अगर E0, तो यहाँ फील्ड होगी E0 बाई K1, यहाँ फील्ड बताओ फिर E0 होगी, यहाँ फील्ड होगी E0 बाई K2, और यहाँ बताओ बेटा फिर फील्ड होगी E0। तो मैं निकालने जा रहा हूँ 1 से 2 का पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 माइनस V2 देखिए भाई, पहले यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस E0 इंटू x1, ये वाला गैप हमने x1 माना है, इसे हमने x2 बोल दिया, इसे हमने x3 बोल दिया। ठीक, चलो E0 इंटू x1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस E0 अपॉन K1 इंटू T1 प्लस यहाँ से यहाँ तक देखो E0 इंटू x2 प्लस यहाँ से यहाँ तक बोलो E0 अपॉन K2 इंटू T2, और फिर बताओ यहाँ से यहाँ तक प्लस E0 इंटू x3। तो आपको कहना चाहिए सर हमको x1 x2 x3 पता थोड़ी है, तो हम x1 x2 x3 को D T1 T2 के टर्म्स में हटाएंगे। तो देखो E0 कॉमन ले रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3,
और प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 ये आ रहा है देखो। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दें V1 माइनस V2 E0 टाइम्स, इस पूरे को लिख सकते हो तुम D माइनस T1 प्लस T2 ऐसे लिख सकते हो। D में से ये T1 प्लस T2 घटा दो तो X1 प्लस X2 प्लस X3 आ गया। और ये देखो प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। चलिए अच्छा E0 की वैल्यू भी रख दो तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये एयर वाली फील्ड है तो ये बन गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 ये आ गया हमारा, राइट। इस वैल्यू को जरा यहाँ रख दीजिए तो ये देखो आंसर A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और नीचे बच रहा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस और इधर हो गया देखो T1/K1 प्लस T2/K2। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ, इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज करने जा रहा हूँ। जनरलाइज मतलब T1 T2 T3 के और भी स्लैब अगर होते, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए भाई इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँ इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसे बोलूं इन जनरल, इन जनरल देखिए ध्यान से, ये एक कैपेसिटर प्लेट, ये दूसरा कैपेसिटर प्लेट, ये 0.1 ये 0.2, इसके बीच में हमने ऐसे कई स्लैब ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए। ऐसे ये T1 थिकनेस K1 मटेरियल, K2 मटेरियल T2 थिकनेस, K3 मटेरियल T3 थिकनेस। ये एक कैपेसिटर के बीच में हमने ऐसे कई स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए। हमसे कहा जाए इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर, तो देखो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ रिजल्ट सीधा यहीं से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस इधर आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर और भी होंगे तो T4 T5 T6 डॉट डॉट डॉट, और प्लस इधर देखो T1/K1 T2/K2 T3/K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएगा। ये आंसर होगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस सिग्मा T प्लस सिग्मा ऑफ T/K। ये हमारा आंसर है, ये इन जनरल आंसर है बेटा। चाहे एक स्लैब हो, चाहे दो स्लैब हो, चाहे तीन स्लैब हो, सीधा कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस सिग्मा T प्लस सिग्मा T/K। तो D माइनस सिग्मा T का मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, और प्लस सिग्मा T/K का मतलब T1/K1 T2/K2 T3/K3 सबका सब। नोट करिए, राइट। अब एंड डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हटा दें इसको। देखिए
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें केस 1 लिखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्या मतलब है कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पहले हमको ये समझना है कैसे कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए सारे कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखें, इसमें पहला पॉइंट लिखें इफ अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ कैपेसिटर, इफ अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ कैपेसिटर are connected, if opposite polarities of capacitor are connected and same charge appear and same charge appear on each capacitor and same charge appear on each capacitor and same charge appear on each capacitor। मैंने कहा opposite polarities are connected, इसका मतलब पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होगा, दूसरे की नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तीसरे की नेगेटिव प्लेट चौथे के पॉजिटिव से कनेक्शन में होगा। तो पहले की नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्शन में होगा, इसलिए बोला गया अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड, राइट। और सारे कैपेसिटर पे चार्ज बराबर बराबर पहुंचेगा कब, जब कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज। दूसरा पॉइंट लिखिए generally the extreme plate of first and last capacitor, generally the extreme plate of first and last capacitor are charged using battery, are charged using battery and other plates get charged by mutual induction, and other plates get charged by mutual induction, and other plates get charged by mutual induction। समझो मतलब क्या कह रहे हैं कि सीरीज में बैटरी से एक तो पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और आखिरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बैटरी से चार्ज होंगी और बाकी बीच की सारी प्लेट म्यूचुअल इंडक्शन से चार्ज होंगी और हर कैपेसिटर पे बराबर बराबर चार्ज पहुंचेगा। हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे चार्जिंग होगी, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, इस बात को भी समझा जाए। ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूँ मैंने सीरीज में एक कैपेसिटर ये है ऐसे, इसका नाम C1 कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर ये देखो ऐसे, तीसरा कैपेसिटर देखो ऐसे, ठीक। ध्यान से देखना, हमसे कोई कहे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ध्यान दीजिए अगर कोई आपसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे तो तुम क्या करो, ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दो। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो देखो बैटरी ए और बी के बीच में लगी है, तो ये बैटरी जो चार्ज भेजेगा यहाँ से क्यू चार्ज, ध्यान से देखना पॉजिटिव टर्मिनल से जो क्यू चार्ज जाएगा वो बैटरी कहेगा हम एक कैपेसिटर को मान के चार्ज भेजेंगे। ध्यान से देखना, हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो बैटरी पता क्या कहेगा, इधर अभी हम चार्जिंग समझाते हैं। बैटरी कहेगा ए और बी के बीच में आप एक कैपेसिटर मान लीजिए, केवल एक कैपेसिटर। बैटरी कहेगा मुझे नहीं पता कि 3 कैपेसिटर हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता। वो कहेगा हम तो एक कैपेसिटर मानेंगे जिसका नाम है सी इक्विवेलेंट, और बैटरी कहेगा उन्हीं 2 पॉइंट ए और बी के बीच में उतने ही वोल्ट की बैटरी से कनेक्शन करिए और ये अकेले उतना ही चार्ज सप्लाई करवाए जितना कि यहाँ पर हो रहा था। तो मतलब समझो, पहले बैटरी क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट का पहले तो मतलब समझो।
अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में है या 4 कैपेसिटर सीरीज में है और जिन 2 पॉइंट के बीच में हमने बैटरी लगाई है और बैटरी से चार्ज क्यू गया है, तो हम कहेंगे इन 3 या 4 को हटाओ, एक अकेला कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट लगाओ, उन्हीं 2 पॉइंट ए और बी के बीच में लगाओ और उतने ही वोल्ट की बैटरी से बताओ उतना ही चार्ज ये अकेले सप्लाई करवाए क्यू, जो कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में हो रहा था। तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं बदला, उतने वोल्ट की बैटरी से उतना ही चार्ज जा रहा है, बस बदला तो क्या बदला कि 3 कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगा दिया और उसका नाम रख दिया सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट का लॉजिक यही होगा। देखो क्या कि ये बताओ जरा, कैपेसिटर ये वाला बैटरी बताओ यहाँ से कितना चार्ज भेजा क्यू, यहाँ भी कितना चार्ज भेजा क्यू। तो इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, हम उन दोनों पॉइंट के बीच में 3 या 4 कैपेसिटर को हटा के एक अकेला कैपेसिटर एज्यूम करना चाहते हैं, उसे सी इक्विवेलेंट कहना चाहते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि ये बैटरी एक कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज भेजे जो कि यहाँ 3 या 4 के कॉम्बिनेशन में फ्लो हो रहा था। राइट, तो समझिए जरा ध्यान से, यहाँ से चार्ज मान लो ये क्यू गया, तो देखो यहाँ तक ध्यान समझना एक बात, कैसे इनकी चार्जिंग होगी बहुत बढ़िया समझिएगा यार। एक बात बताएं, यहाँ देखो चार्ज, ये सी इक्विवेलेंट, तो यहाँ जो चार्ज आएगा सी इक्विवेलेंट इंटू बी, या चलो बी नॉट बोल दें इसको, चलो बी नॉट बोल देना। तो बताओ क्यू बराबर यहाँ हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू बी नॉट, और यहाँ बताओ चार्ज प्लस का क्यू, और यहाँ चार्ज देखो यहाँ से चार्ज प्लस क्यू पहुँचा, तो इसे कितना चाहिए माइनस क्यू, ये 0 था तो इसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को प्लस क्यू भेज दिया, तो यहाँ आ गया माइनस क्यू, और ये बैटरी में देखो प्लस क्यू वापस आ गया। और बताओ ये बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, सी इक्विवेलेंट इंटू बी नॉट। तो पता आगे चल के हम लोग बड़े बड़े सवाल करेंगे तो हमेशा हम यही करेंगे कि बैटरी से पहले चार्ज निकाल लेंगे कितना चार्ज गया। अब बैटरी से हमेशा कितना चार्ज आएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट। तो हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि पहले इन 2 पॉइंट के बीच में निकालो सी इक्विवेलेंट। राइट, तो देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ कहें कि देखना यहाँ पे देखो ये फोटो और वो फोटो एकदम आइडेंटिकल है, बस फर्क इतना है इन 3 के इक्विवेलेंट हमने वो एक अकेला कैपेसिटर लगाया है। तो इक्विवेलेंट का मतलब साफ साफ है कि जिन 2 टर्मिनल के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, हम उन 2 पॉइंट के बीच में 3 या 4 कैपेसिटर को हटा के एक अकेला कैपेसिटर लगाएं, उतने ही वोल्ट की बैटरी से उतना ही चार्ज फ्लो कराए। राइट, तो बताइए ये चार्ज इधर देखना कैसे चार्जिंग होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज प्लस क्यू गया, देखना ये प्लस क्यू इस प्लेट की इनर सरफेस पर आ गया, इसको कितना चाहिए माइनस क्यू। अब सुनना, ये कह रहा है मुझे माइनस क्यू चाहिए, तो यहाँ से यहाँ चार्ज नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ तो बीच में गैप है, एयर है, चार्ज को फ्लो करने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए। तो यहाँ चार्ज 0 है। अब इसने देखो इससे बात की कि देखो यार हमारा तुम्हारा इंटरकनेक्शन है, हमारा तुम्हारा इंटरकनेक्शन है, ये कह रहा मेरे पास चार्ज 0 तुम्हारे पास 0, हम दोनों मिलके 0 0 हम दोनों का मिलाकर के चार्ज 0 ही रहेगा, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हमारा तुम्हारा आपस में इंटरकनेक्शन है। तो बताओ जरा, क्या ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड थे, इसे कितना चाहिए माइनस क्यू। तो इसने कहा इससे, यानी पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट ने दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कहा कि तुम मुझे माइनस क्यू दे दो या मुझसे प्लस क्यू ले लो। तो इसने कहा हम 0 में से प्लस क्यू तुमको भेज रहे हैं, तो यहाँ इंड्यूस्ड हो गया माइनस क्यू और यहाँ इंड्यूस्ड हो गया प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू अभी भी 0 है, तो क्या इन दोनों का आपस में चार्ज कंबाइंड चार्ज कंजर्व है। यस, ध्यान से देखना, बताओ ये वाला चार्ज बैटरी ने भेजा प्लस क्यू, बैटरी से गया हुआ चार्ज यहीं रुक गया, ये चार्ज आया म्यूचुअल इंडक्शन से, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट ने दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ चार्ज को इंड्यूस्ड कराया, और ये देखो यहाँ माइनस क्यू आया क्योंकि इसने 0 में से प्लस क्यू छोड़ दिया और यहाँ बताओ प्लस क्यू पहुँच गया। अब इसने कहा मुझे चाहिए कितना, इसने कहा मुझे चाहिए माइनस क्यू। अब अगर इसे माइनस क्यू चाहिए तो इसने बताओ अपने पड़ोसी के साथ बात करी कि हमारा तुम्हारा कनेक्शन है, तुम मुझे माइनस क्यू दे दो या मुझसे प्लस क्यू ले लो। तो इसने प्लस क्यू ऐसे निकाला, तो यहाँ इंड्यूस्ड हो गया माइनस क्यू और यहाँ इंड्यूस्ड हो गया प्लस क्यू। अब देख रहा, ये बोला मुझे चाहिए माइनस क्यू, अब अगर इसे माइनस क्यू चाहिए तो इसने देखो पीछे बात करी तो देखा कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन है और बैटरी हमारा आइडियल है और आइडियल बैटरी तो इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स है। तो ये कह रहा बैटरी से कि आप मुझे माइनस क्यू भेज दो या मुझसे प्लस क्यू ले लो।
तो यहाँ देखो आ गया माइनस क्यू और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्लस क्यू चार्ज वापस आ गया। तो आइडल बैटरी की प्रॉपर्टी भी थी कि जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। तो जरा बताओ मुझे, बैटरी ने इस पूरे डायग्राम में देखो, बैटरी ने किस किस को चार्ज किया। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चार्ज बैटरी का है और आखिरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर चार्ज बैटरी का है। तो मैंने बोला था एक्सट्रीम प्लेट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कैपेसिटर, एक्सट्रीम प्लेट आर चार्ज्ड बाय बैटरी एंड ऑल अदर प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन से चार्ज हुए हैं, ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन से चार्ज हुए हैं। तो फीलिंग ऐसा आता है कि ये चार्ज क्यों गया, यहाँ गया, आगे बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, वापस बैटरी में आ गया। जबकि सच्चाई ऐसा नहीं हुआ। सच्चाई क्या है, ये क्यों गया, यहाँ रुक गया, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन से माइनस क्यू आया, यहाँ प्लस क्यू आया, यहाँ माइनस क्यू इंडक्शन, यहाँ प्लस क्यू इंडक्शन, ये चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आया। तो बैटरी ने केवल 2 प्लेट को चार्ज किया है, एक पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और आखिरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट। बाकी बीच की सारी प्लेट बताओ म्यूचुअल इंडक्शन से चार्ज हुई हैं। अच्छा, इस पे प्लस क्यू, इस पे कितना, माइनस क्यू, अपोजिट ही चाहिए। क्यों, ताकि इन पॉइंट्स पर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, 0, राइट। अब समझो बेटा, मैं तुम्हें यहीं पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ की भी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखिए ध्यान से, हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर ए पॉइंट से चलें और घूम के अगर ए पॉइंट तक वापस आ जाएं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल चेंज 0 होना चाहिए। नेट पोटेंशियल चेंज 0 मतलब जितना वोल्टेज का ड्रॉप उतना रेज, जितना ड्रॉप होना चाहिए उतना रेज भी होना चाहिए। तो देखो भाई, हम ए से चलें तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो पोटेंशियल ऑफ ए, यहाँ से चल रहा है, देखो आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ तक वायर, प्लस से माइनस गए, वोल्टेज का ड्रॉप। जब भी हम प्लस से माइनस जाएंगे वोल्टेज में कमी होगी और माइनस से प्लस जाएंगे वोल्टेज में रेज होगा। तो प्लस से माइनस गए तो वोल्टेज में कमी कितना, Q/C1। अब देखो इधर फिर आगे बढ़े, कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पहुँचे, फिर अचानक से ड्रॉप -Q/C2। यहाँ आगे बढ़े, कोई ड्रॉप नहीं, फिर अचानक ड्रॉप -Q/C3। और फिर बताओ, यहाँ वायर है, कोई ड्रॉप नहीं, कोई रेज नहीं, चलते जा रहे हैं और माइनस से प्लस गए तो फायदा कितने का, V0 का। यहाँ V0 का फायदा हुआ और बताओ वापस आ गए ए पर, तो ये इक्वल टू VA। बात सही है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और हम पूरे लूप में घूम जाए तो 10 वोल्ट पे वापस आ गए। तो अगर ये 10 वोल्ट की हाइट है तो यार बताओ, हम अगर पूरे लूप में जाए तो हो सकता है कहीं वोल्टेज कम हो और कम हो, फिर हमें 10 वोल्ट भी लौटना है। तो जितना हमें नीचे गिरना होगा उतना ही तो उठना होगा। तो एक लूप में अगर हमें 10 वोल्ट से 10 वोल्ट तक घूमना है तो बताओ, रास्ते में जितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा उतने वोल्टेज का रेज हुआ होगा, यानी नेट वोल्टेज चेंज इन क्लोज लूप विल बी 0, राइट। तो बताओ भाई, यहाँ से VA कट गया, इक्वेशन आ गई V0 बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इस फोटो में देखो, यहाँ से देखो V0 की वैल्यू क्या है, यहाँ V0 की वैल्यू देखो Q/C इक्विवेलेंट। तो बताओ, इस V0 को क्या मैं यहाँ रख दूँ, यस। तो ये देखो Q/C इक्विवेलेंट बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो यहाँ से देखिए जरा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया हमारा सीरीज में C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। यानी अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 1/C3। और इक्विवेलेंट का मतलब मैंने साफ कर दिया कि जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, हम उन दोनों पॉइंट के बीच में सारे कैपेसिटर को हटा के एक अकेला कैपेसिटर एज्यूम करेंगे, उसका नाम C इक्विवेलेंट रखेंगे, उतने वोल्ट की बैटरी से उतना ही चार्ज सप्लाई करवाएंगे। तो हम कहेंगे ये अकेला इन 3 या 4 के इक्विवेलेंट है। और बताओ, रिजल्ट आ गया 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। अब देखना, अगर हम तुमसे कहें यहाँ पर अगर केवल 2 कैपेसिटर सीरीज में होते, इफ only 2 capacitor, if only 2 capacitors
आर इन सीरीज, अगर केवल दो कैपेसिटर सीरीज में होते तो बताओ हम लिखते 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो बताओ एलसीएम लेते तो ये देखो C1 C2 इधर C2 प्लस C1, तो C इक्विवेलेंट बराबर आता C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये ध्यान रखिए, जल्दी में हम लोग अगर पैरेलल में केवल दो कैपेसिटर होंगे तो C इक्विवेलेंट को सीधा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर देंगे। वो अगर 3 या 4 हैं तो फिर हम ऐसे ऐड करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर केवल दो हैं तो हम लोग जल्दबाजी में ऐसे करेंगे, राइट। C इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमने क्या देखा सीरीज में, बताओ इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, तो क्या सीरीज में सब पे चार्ज बराबर बराबर होगा? यस। और बताओ बैटरी ने चार्ज केवल दो प्लेट को चार्ज कराया बैटरी ने, एक पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और आखिरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, बाकी बीच की सारी प्लेट म्यूचुअल इंडक्शन से चार्ज हुई हैं, राइट। इतना पार्ट देखो ये आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड का मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि हमने तुमने आपस में वादा कर रखा है, प्रॉमिस कर रखा है कि हमारा आपका एक वायर के साथ कनेक्शन है तो हम आप कंबाइंड चार्ज कंजर्व रखेंगे। तो बताओ पहले इस पे 0 था, इस पे 0 था, तो इन दोनों ने एक दूसरे से वादा कर दिया कि हम दोनों मिलकर के चार्ज 0 रखेंगे। जैसे ही यहाँ प्लस Q पहुँचा तो ये तुरंत घबराहट में आ गया और बोला मुझे चाहिए कितना, -Q। तो इसने कहा चिंता मत करो, हम आपका साथ देंगे, हम आपको -Q भेज रहे हैं या तुम मुझे +Q भेज दो। तो इसने जैसे ही इसे +Q भेजा तो यहाँ -Q आ गया और यहाँ +Q आ गया। तो ये जो +Q और -Q आया है इसमें बैटरी का रोल नहीं है, ये चार्ज इन दोनों के आपसी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हुआ है। ऐसे ही इन दो का चार्ज म्यूचुअल इंडक्शन से इंड्यूस्ड हुआ। आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर हम बात करें सीरीज में, इनमें एनर्जी स्टोर्ड का थोड़ा सा कंपैरिजन करें। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ से चले, यहाँ देखो V0 का रेस, तो बताओ जरा अगर हम यहाँ से यहाँ चले जाएं तो क्या V0 का ड्रॉप होना चाहिए? यस। तो बताओ कुछ ड्रॉप अगर यहाँ हुआ होगा V1, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ V2, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ V3। तो आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते थे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल करके V0 होगा, आप ऐसे भी लिख सकते थे। भाई हमें यहाँ से यहाँ V0 का फ़ायदा हुआ तो हमें घूम के अगर यहीं लौटा है तो V0 हमें खर्च करके आना है। अगर हमें यहाँ 10 वोल्ट का फ़ायदा तो हमें 10 वोल्ट ख़त्म करके लौटना है, तभी हम लोग नेट चेंज 0 करेंगे। तो वो खर्च करने के लिए 3 लोग हैं। ये कह रहा कुछ हमने ड्रॉप किया, कुछ हमने ड्रॉप किया, कुछ हमने ड्रॉप किया, तो इसका ड्रॉप V1, इसका ड्रॉप V2, इसका ड्रॉप V3 मिलकर के पूरा V0 ड्रॉप होगा। क्या ऐसे बोल दीजिए, ये भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। और ये इक्वेशन देखो यहाँ से यही तो लिखी है, V0 बराबर ये V1 लिखा है Q/C1, Q/C2 V2, Q/C3 V3, वही इक्वेशन है, राइट। अगर हम यहाँ पे एनर्जी का कंपैरिजन करें सीरीज में, तो बताओ बेटा कैपेसिटर में एनर्जी के लिए हमने आपको फार्मूला दिया था 12CV² या 12Q²/C। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड के लिए फार्मूला आपको दिया है। तो आप हमको एक बात बता दीजिए, यहाँ पर एनर्जी अगर हमें कंपेयर करनी है तो जवाब दो किस तीनों में क्या सेम है, पोटेंशियल की चार्ज। तो यहाँ देखो वोल्टेज V1 या V2 या V3 अलग अलग वोल्टेज है लेकिन चार्ज सेम है। तो बताओ हम एनर्जी कंपैरिजन के लिए 12CV² पसंद करेंगे कि 12Q²/C। तो आपने कहा सर चार्ज सेम है तो 12Q²/C लगाओ। तो बताओ पहले कैपेसिटर की एनर्जी 12Q²/C1। हाँ तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 12C1V1²। लेकिन यहाँ देखो दो वेरिएबल हो जाएंगे C1 V1, यहाँ चार्ज सब में सेम है तो केवल C1 वेरिएबल है तो हम इसको पसंद करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये बात सही है। अब देखो U2 को हम लिखेंगे, इसमें एनर्जी स्टोर्ड 12Q²/C2। हाँ ये इसके बराबर होगा 12C2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 का स्क्वायर। लेकिन हम इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि इन तीनों में चार्ज सेम है।
राइट। और ये बताओ हाफ C3V3 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो बताओ यहाँ पर हम क्या लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे, हाफ CV स्क्वायर कि हाफ Q स्क्वायर बाई C? तो आपने कहा हाफ Q स्क्वायर बाई C, क्योंकि चार्ज तीनों में सेम है। तो ध्यान दो U1 अपॉन, अगर मैं U टोटल लिख दूँ, U टोटल एनर्जी का कितना पार्ट पहले कैपेसिटर में स्टोर्ड है, तो ये बेटा देखना हाफ Q स्क्वायर बाई C1, और ये देखो हाफ Q स्क्वायर बाई C1, हाफ Q स्क्वायर बाई C2, हाफ Q स्क्वायर बाई C3। तो देखो बेटा हाफ Q स्क्वायर पूरे से कट गया, तो U1 अपॉन U टोटल एनर्जी का कितना पार्ट पहले कैपेसिटर में स्टोर्ड है, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 बाई C3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम आपसे यहाँ कहें कि सेकंड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है टोटल एनर्जी का, तो अब तो आप डायरेक्ट ही लिख देंगे U2 अपॉन U टोटल एनर्जी का कितना पार्ट, तो आप लिखोगे 1 बाई C2 अपॉन 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। ऐसे सिमिलरली U3 अपॉन U टोटल कहा जाए, U3 अपॉन U टोटल कहा जाए, तो ये बताओ बनेगा 1 बाई C3 अपॉन 1 बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब आगे चल के हम लोग रिवर्स बेनिफिट उठाएंगे। हम क्या करा करेंगे, हमसे कहा जाएगा कि बताओ बैटरी से कितना चार्ज गया, तो जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी होगी हम उनके बीच में पहले C इक्विवेलेंट निकाला करेंगे और इस चार्ज को सीधा बोल देंगे C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट। वो आ जाएगा बैटरी से निकलने वाला चार्ज, क्योंकि बैटरी हमेशा जो चार्ज भेजता है वो एक सिंगल कैपेसिटर मान के भेजता है, राइट, और उसका नाम है C इक्विवेलेंट। नोट करिए। रब करा जाए, राइट। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप चार्ज के बारे में बढ़िया समझ गए कि कैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। अच्छा, कैपेसिटर पे हमेशा एक पे जितना प्लस क्यू होगा सामने वाली प्लेट पे उतना माइनस क्यू होना पड़ेगा, राइट। तो पहले आप लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद हम और थोड़ी सी बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में क्या होता है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर बराबर होगा, राइट। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर बराबर होगा। तो देखिए कैसे, मान लो मुझसे कहें एक कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस है C1, एक कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस C2 और एक कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस है C3 और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ध्यान से देखना, हमने क्या करा, A और B टर्मिनल के बीच में एक V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी ऐसे, और यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो Q चार्ज निकला, ऐसे Q चार्ज।
तो लौट के भी वापस बैटरी में क्यू चार्ज ही आना है। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट फोटो बनाएं, इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या सिखाया था, जिन दो टर्मिनल के बीच में बैटरी लगी है, बताओ वो दोनों टर्मिनल यही तो हैं, और वो टर्मिनल है ए और बी। तो हम कहेंगे ए और बी के बीच में हम एक सिंगल कैपेसिटर एज्यूम करेंगे, जिसकी कैपेसिटेंस कहेंगे सी इक्विवेलेंट, और ए और बी के बीच में V0 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और कहेंगे ये V0 वोल्ट की बैटरी अभी भी उतना ही चार्ज भेजेगा जितना कि यहाँ भेज रहा था। तो कितना चार्ज, Q। तो बताओ ये Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V0, और ये Q बताओ यहाँ पहुँचा तो इसकी इनर सरफेस पे प्लस Q, तो सामने बताओ माइनस Q चाहिए, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q आ गया, या इसने बताओ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्लस Q भेज दिया, तो यहाँ पे माइनस Q आ गया। ठीक, ये दोनों चार्ज देखो बैटरी से ही आए। ठीक, तो बताइए यहाँ ज़रा समझते हैं, यहाँ से प्लस Q गया, तो बताओ यहाँ से मान लो इधर चला गया Q1, तो यहाँ देखो प्लस Q1, तो यहाँ कितना चाहिए, माइनस Q1। तो इसने देखा क्या, मेरा कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है, तो ये कहेगा हम यहाँ प्लस Q1 छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ देखो माइनस Q1 आ गया। यहाँ देखो चला गया मान लो प्लस Q2, तो यहाँ देखो प्लस Q2, और यहाँ आ गया बताओ माइनस Q2, यानी बताओ इधर प्लस Q2 इसने छोड़ दिया। यहाँ बताओ रास्ते में मान लो Q3 गया, तो यहाँ प्लस Q3, तो सामने वाली प्लेट पे माइनस Q3 आना है, इसने इधर Q3 छोड़ दिया। इधर से Q3 जा रहा है, इधर से Q2 आ रहा है, इधर से Q1 आ रहा है, ये तीनों बताओ इस जंक्शन पर इनकमिंग चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और वो मिलके वापस Q, और वो Q वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो बताओ जरा, अगर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएं, किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक है किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैंने बताया था कि क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल चेंज क्या होगा, जीरो, राइट। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग चार्ज होगा या इनकमिंग करंट होगा, उतना ही आउटगोइंग चार्ज या आउटगोइंग करंट होगा। तो इस पॉइंट पर इनकमिंग चार्ज कितना, Q, आउटगोइंग Q1 Q2 Q3, यानी जो Q आया वही तीन जगह बट गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था, इनकमिंग चार्ज Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ध्यान से देखिएगा, इस Q की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इंटू V0। तो देख रहा C इक्विवेलेंट इंटू V0। अब आओ इधर देखो यार, बताओ यहाँ का पोटेंशियल देख रहा, ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ का पोटेंशियल एक मिनट के लिए जीरो मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ कितना होगा, तुम कहोगे V0, क्योंकि यहाँ से V0 का रेंज हो रहा है। तो अगर ये जीरो तो ये V0, तो अगर ये V0 है तो देखो यहाँ V0, और अगर ये जीरो है तो यहाँ जीरो। तो बताओ हम यहाँ से चलें तो यहाँ देखो V0 और ये वाला जीरो, तो जैसे ही यहाँ गए तो अचानक से हमने देखा V0 से जीरो पे पहुँच गए। देखो ये V0 वोल्ट है, तो हम V0 वोल्ट जा रहे हैं, कोई ड्रॉप नहीं, जब तक वायर होगा वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन बताओ अचानक से प्लस से माइनस गए तो V0 से अचानक जीरो पे पहुंच गए। तो इस कैपेसिटर ने कहा कि मैंने वोल्टेज का ड्रॉप किया V0। हम यहाँ देखो V0 से चले और अचानक V0 से कहाँ पहुंच गए, जीरो। तो ये वाला जो कैपेसिटर है C2, ये कह रहा मैंने भी V0 का ड्रॉप किया। यहाँ V0 से चले और अचानक V0 से जीरो पे पहुंच गए, तो तीसरा कैपेसिटर कह रहा मैंने भी ड्रॉप किया V0। तो बताओ यहाँ तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बराबर बराबर है। तो पैरेलल में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर बराबर होता है, राइट। तो समझिए जरा, अगर हम यहाँ देखो V0, देखो ये V0 कैसे समझा हमने भाई, ये अगर जीरो है तो ये V0 होगा। तो अगर ये V0 है तो बताओ V0 से जा रहे हैं, अचानक से यहाँ पहुँचे और ये हमारा जीरो वोल्ट है, देख लो। तो V0 से जीरो पे पहुँचना मतलब इसने V0 का नुकसान किया, इसने भी V0 का ड्रॉप किया, इसने भी V0 का ड्रॉप किया। तीनों कैपेसिटर V0 पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V0। Q1 क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V0, तो ये हो गया C1 V0। Q2 बताओ, इसका कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V0, C2 V0। Q3 बताओ, इसका कैपेसिटेंस C3 और वोल्टेज है V0, तो C3 V0। V0 पूरे से खत्म हो गया, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3।
तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है, राइट। ये बात ध्यान रखिए। अब अगर हम आपसे कहें, ध्यान देना, इफ ओनली टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ध्यान दीजिएगा जरा, इफ ओनली टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो पैरेलल में बताओ पोटेंशियल का ड्रॉप बराबर होता है, यही तो सीखे। तो Q1 अपॉन C1 Q2 बाई C2 बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब समझो जरा बेटे, यानी Q1 अपॉन Q2 C1 अपॉन C2 होना चाहिए। इसका मतलब मैं एक रूल बना दे रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है और दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो उन पे चार्ज का बंटवारा, चार्ज का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। तो ये बात एक स्टैंडर्ड रूल बन गया। कभी भी हमें दो कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई दें, समझ जाइए चार्ज का डिवीजन, चार्ज का बंटवारा उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होने जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन पैरेलल चार्ज डिवाइड इन रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो याद रखिएगा कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो हम उन पर चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में कर देंगे, राइट। अब देखिए, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा पैरेलल में, राइट। इक्विवेलेंट का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगानी है, उन दो पॉइंट के बीच में हम एक अकेला कैपेसिटर एज्यूम कर लें, बाकी कैपेसिटर को हटा दें, तो वो अकेला कैपेसिटर उतने ही वोल्ट की बैटरी से अकेले उतना ही चार्ज विड्रॉ कराएगा। तो हम कहेंगे ये एक अकेला C इक्विवेलेंट उन 3 या 4 कैपेसिटर के इक्विवेलेंट था, राइट। तो अब देखिए, मैं आपसे कहूँ एनर्जी का रेशियो देखते हैं। अब तुम मुझे इतना बता दो कि यहाँ बताओ तीनों कैपेसिटर में चार्ज बराबर है कि वोल्टेज बराबर है। तो आप कहना सर वोल्टेज बराबर है। और अगर बताओ बेटा वोल्टेज बराबर है तो हम यहाँ एनर्जी के लिए हाफ CV² लिखना पसंद करें कि हाफ Q²/C लिखना पसंद करें। तो आपने कहा सर हाफ CV² लिखना पसंद करेंगे। तो देखो, पहले कैपेसिटर में एनर्जी हाफ C1 V0², दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी हाफ C2 V0²। बताओ, सब में वोल्टेज बराबर है भाई। तो हमें कंपेयर करना ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि कोई एक फैक्टर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट। हाँ, ये बात अलग कि यही वैल्यू हाफ Q1² अपॉन C1 है, यही वैल्यू हाफ Q2² अपॉन C2 है। ये बात सही है। ऐसे बताओ U3 हाफ C3 V0², और चाहो तो इसी को लिख सकते हो हाफ Q3² अपॉन C3। ये सही है, लेकिन हम कंपेयर इसको करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि V0 सब में कॉमन है। तो रेशियो लेना आसान पड़ेगा। अगर मैं कहूँ U1 अपॉन U टोटल एनर्जी का कितना शेयर पहले कैपेसिटर में स्टोर्ड है, तो बताओ रेशियो ये बनेगा हाफ C1 V0² और नीचे आएगा ये हाफ C1 V0² प्लस हाफ C2 V0² प्लस हाफ C3 V0²। तो बताओ यहाँ से हाफ V0² कट गया तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली अगर मैं U2 अपॉन U टोटल लिखूँ तो बताओ ये लिखा जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। और सिमिलरली अगर मैं U3 अपॉन U टोटल लिखूँ तो ये लिखा जाएगा C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। नोट करिए। ये पैरेलल। तो पैरेलल में वोल्टेज बताओ हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस बराबर होगा। सीरीज में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बराबर होता था,
हर एक कैपेसिटर में चार्ज बराबर बराबर पहुंचता था। और पैरेलल में हमने ये भी देखा कि चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। हो गया, राइट। अब देखिए भाई, समझिएगा जरा। हम आपसे कहें थोड़ा सा कैपेसिटर में पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो हम आपसे ऐसे कहें ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक। C मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D। इस पे चार्ज यहाँ प्लस Q है, यहाँ चार्ज माइनस Q है। ये एक स्विच है और ये एक अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज 0 चार्ज, और इसका भी कैपेसिटेंस C है, ठीक। कैपेसिटेंस इसका भी C है। ध्यान से देखना, हमारा सवाल है फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच charge flow through the switch when it is closed, when it is closed। चलिए, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो बताना स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। ध्यान से देखना। तो सवाल पहले क्लियर है। ये एक चार्ज कैपेसिटर, यहाँ प्लस Q, इसकी पूरी इनर सरफेस पर पूरे एरिया में ऐसे चार्ज फैला होगा, इसकी इनर सरफेस पर एरिया में ऐसे माइनस Q फैला होगा। हमने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, हम जो कह रहे हैं स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, देखना ध्यान से। तो तुमने इस प्लेट का इस प्लेट से कनेक्शन कर दिया, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई। तो इसने इससे कहा कि कुछ चार्ज चाहिए हो तो मंगा लेना, हम दे देंगे। तो इसने कहा हम चार्ज तब ले पाएंगे। ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट क्या कह रही है, इसके साथ कनेक्शन हो गया। ध्यान से देखना, इसने इससे कह दिया हम तुम मिलके चार्ज -Q + 0 -Q रखेंगे। इन दोनों ने आपस में कहा कि हम दोनों मिला के -Q रखेंगे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ध्यान से देखना, इसने कहा कि भाई चार्ज हम आपको कोई भी चार्ज दे सकते हैं। इसने कहा आप बताइए कितना चाहिए। तो इसने देखो अपने सामने वाले से कहा कि अगर मैं कुछ चार्ज यहाँ मंगाऊँ, मान लो, ध्यान देना, मान लो इसने कहा हमने +Q मंगाया, मान लो, समझो, तो इसे कितना चाहिए -Q। और अगर इसे -Q चाहिए तो इसने पीछे देखा, कह रहा मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना मेरा अर्थिंग है, ना मेरे पास बैटरी है, ना मेरा किसी के साथ कनेक्शन है। तो ये कह रहा है कि मैं तो चार्ज 0 ही रखूँगा, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो अगर ये 0 रखेगा तो बताओ ये क्या कहेगा, ये कहेगा मेरी मजबूरी है इसके इक्वल एंड अपोजिट 0 ही रखना। वो अगर 0 रखना तो ये कह रहा कि बताओ चार्ज भेजना है, ये कह रहा हम चार्ज नहीं ले सकते। तो यहाँ बताओ चार्ज होगा -Q और यहाँ पे बताओ चार्ज होगा +Q। तो हमारा जवाब क्या होगा कि हमने कनेक्शन कर भी दिया, तब भी यहाँ से यहाँ कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर इसने चार्ज मंगाया तो इसको उतना अपोजिट मेंटेन करना है, लेकिन ये कह रहा हम 0 के अलावा रख नहीं सकते, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो इस सवाल का आंसर होगा नो चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, नो चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। नो चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। अब देखना, अब देखना भाई,
अब हम इसी सवाल को थोड़ा बदल रहे हैं, ध्यान से देखना, सवाल बार बार बदलेंगे। ये खत्म हो गया यहाँ पे सवाल, दूसरा सवाल इसी का। मान लो हम तुमसे कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर अर्थिंग कर दें, इस बार अर्थिंग कर दिया यहाँ पे। अर्थिंग का मतलब, ये दूसरा सवाल है, अर्थिंग का मतलब है कि बताइए जरा कि इस प्लेट को हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया, तो इसके पास इनफाइनाइट चार्ज का एक सोर्स आ गया अर्थ ने इससे कह दिया जितना चाहिए बता देना उतना चार्ज भेज देंगे, हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज है। ध्यान से देखना, हमने क्या देखा, हमने जैसे ही कनेक्शन करा, जैसे ही कनेक्शन किया, ध्यान से देखना, ये एकदम खुश, कह रहा मेरे पास तो इनफाइनाइट चार्ज का सोर्स है, जितना चाहिए उतना मंगा लेंगे। ये सामने वाला कह रहा मेरा भी इसके साथ कनेक्शन है, ये भी खुश है, कह रहा हम चार्ज मंगा लेंगे। ध्यान से देखना, समझना जरा पॉइंट अच्छे से बढ़िया से। इस पे कितना चार्ज था -q, इस पे कितना था +q, ठीक। इन पे था 0, इस पे था 0। ध्यान से देखना, अब इसने कहा कि मेरा इससे कनेक्शन है और ये कह रहा है कि मेरा अर्थ के साथ कनेक्शन है। ये कह रहा अगर तुमने कैपिटल Q मंगाया तो मैं तुरंत -q मंगा लूँगा, कहाँ से, अर्थ से, या अर्थ में भेज दूंगा +q, राइट। सुनना ध्यान से, यानी बताओ अब इसने, ये वाली प्लेट ने इस प्लेट को कह दिया कि मेरे से अब तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम जितना चार्ज मंगाओगे उसी के बराबर मैं तुरंत मेंटेन कर लूँगा। अब इसने कहा इससे, ये वाली प्लेट ने इस प्लेट से कहा कि आप चार्ज छोड़िए, हमारा तुम्हारा कनेक्शन है, चार्ज भेजिए। तो ये बोला हम चार्ज तब भेजेंगे जब हमारा पड़ोसी सामने वाला चार्ज बदले। तो इसने क्या बोला कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, वो अगर इसके पास सोर्स नहीं है तो इसका चार्ज जो +q है बताओ वो फिक्स्ड होगा, अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये बोला कि हम भी फिक्स्ड रहेंगे। तो यार ये बताओ, कह रहा चार्ज भेजो, ये कह रहा हम नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा सामने वाला +q पे अड़ गया। तो अगर ये +q पे अड़ गया तो ये कहेगा मुझे -q पे रुकना ही पड़ेगा। तो बताओ यहाँ चार्ज क्या रहेगा, 0, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0। तो बताओ अर्थ से कितना चार्ज आएगा, 0, नो चार्ज फ्लो। आंसर होगा नो चार्ज फ्लो। अभी भी कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, बहुत बढ़िया समझ लीजिए, अभी भी कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ। अब की बार हम यहां पे भी अर्थिंग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, केस 3 में। अब देखिए जो केस 3 होगा, केस 3 करने जा रहे हैं, हमने यहां पर भी अर्थिंग कर रखी है और ये स्विच हमारा पहले ओपन था ऐसे, और ये अनचार्ज है, इस पे +q -q चार्ज है। हमने जैसे ही स्विच क्लोज किया तो कह रहे हैं कि बताओ कितना चार्ज इस स्विच के थ्रू फ्लो किया, ठीक, या इधर अर्थ से क्या आया उधर क्या आया, जरा समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही कनेक्शन हुआ ऐसे, बढ़िया समझिएगा, जैसे ही कनेक्शन हुआ तो हमने मान लिया इस पे चार्ज बचा +q1, यहाँ बचा -q1, ये फाइनल चार्ज है। इस पे चार्ज हो गया मान लो, इधर हो गया मान लो +q2 और ये हो गया -q2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक। अब हमको इतना बता दो कि अब अगर हम आपसे कहें कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो देखना, बताओ ये दो प्लेट अब देखो फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ये अर्थ से मंगा लेगा तो ये बदल गया +q1, इसने यहाँ से मंगा के -q1 या इधर भेज दिया तो यहाँ +q2 हो गया, और इसने तुरंत अर्थ से मंगा लिया -q2 हो गया। अब हर प्लेट का चार्ज बदलने को तैयार है। तो देखना, क्या ये दोनों आपस में कनेक्शन है, इतना पार्ट आपस में इंटरकनेक्टेड, तो ये -q1 +q2 ये कनेक्शन के बाद का चार्ज, और कनेक्शन के पहले -q +0। तो देखो ध्यान से, q2 -q1 -q है, यह ऐसे लेते हैं q1 -q2 बराबर q है, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों का चार्ज मिलाकर के -q ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में लेन देन करा है, ये दोनों आपस में कंबाइंड है, इंटरकनेक्शन है, तो इनका कंबाइंड चार्ज कंजर्व रहेगा। अब देखो, अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए, तो देखो यहाँ का वोल्टेज 0, तो मैं 0 से शुरू करा, 0
आगे जा रहा हूँ, इधर देखना, प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस का Q1 अपॉन C1 और C1 की वैल्यू C है, तो ये C और ये भी C, तो Q1 बाई C। आगे बढ़े, प्लस से माइनस Q2 बाई C, और बताओ वापस पहुंच गए कहाँ, 0 पर। तो यहाँ से देखो जरा, Q1 बराबर माइनस Q2 आ गया बेटा, देख लो। और Q1 की जगह अगर हम माइनस Q2 रख दें तो ये देखो Q1 की जगह माइनस Q2 बराबर Q, तो बताओ माइनस 2Q2 बराबर Q, तो Q2 हो गया माइनस Q बाई 2, और Q2 माइनस Q बाई 2, तो Q2 को रख दो माइनस Q बाई 2, यहाँ पर रख दो Q2 को माइनस Q बाई 2, तो Q1 आ गया प्लस Q बाई 2, Q1 आ गया प्लस Q बाई 2, देख लो बेटा, Q1 हो गया प्लस Q बाई 2, क्योंकि Q2 आया माइनस Q बाई 2, तो देखो फाइनल चार्ज यहाँ Q1 है, तो यहाँ प्लस Q बाई 2, यहाँ माइनस Q बाई 2, और ये चार्ज इनर सरफेस के हैं बेटा, इतना तो अंडरस्टूड है। यहाँ Q2 है माइनस Q बाई 2, तो यहाँ बताओ हो गया प्लस Q बाई 2, और बताइए ये फाइनल चार्ज, ये इनर सरफेस के चार्ज। तो कितना चार्ज फ्लो किया देखना, यहाँ कितना हुआ करता था, माइनस Q, बचा कितना, माइनस Q बाई 2, तो बताओ भाई इधर की तरफ माइनस Q बाई 2 चार्ज चला गया, इधर से इधर माइनस Q बाई 2 गया होगा, क्यों, माइनस Q में से माइनस Q बाई 2 चला गया, तो माइनस Q बाई 2 बचा, और इधर 0 पे माइनस Q बाई 2 आ गया, तो माइनस Q बाई 2 हो गया। अब सुनो, यहाँ क्या था, 0 हो कितना गया, प्लस Q बाई 2, तो अर्थ से इधर चला गया प्लस Q बाई 2, या उल्टा बोलो कि 0 में से अर्थ में चला गया आपका माइनस Q बाई 2, दोनों बातें सही है। इधर आ जाओ, जो प्लस Q था वो बचा Q बाई 2, तो बताओ इसने अर्थ में भेज दिया प्लस Q बाई 2, या उल्टा बोलो अर्थ से मंगा लिया माइनस Q बाई 2, तो जो यहाँ प्लस Q था अर्थ से माइनस Q बाई 2 आ गया, तो प्लस Q बाई 2 बचा। तो अब देखिए, जब हमने दोनों तरफ सोर्स दे दिया, तो बताओ जो चार्ज फ्लो हुआ वो यहाँ से यहाँ माइनस Q बाई 2, यहाँ से अर्थ में गया माइनस Q बाई 2, या अर्थ से इस प्लेट पे आया प्लस Q बाई 2, तभी तो बताओ ये 0 से प्लस Q बाई 2 हुआ। और यहाँ पहले से प्लस Q होता था, अब प्लस Q बाई 2 बचा, तो इसने अर्थ में प्लस Q बाई 2 भेज दिया, या अर्थ से माइनस Q बाई 2 मंगा लिया, तो प्लस Q से माइनस Q बाई 2 मिलके प्लस Q बाई 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एकदम आसान, राइट। तो इसे आप लोग नोट करिए, और इसके आगे अब हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और आज के लिए बेटा इतना ही है।